दोस्तों, किसी ऐसे राजा का नाम सुना है जिसने सत्ता पाने के लिए सारी हदें पार कर दी हो, अपने राजा को मारा हो और देश की संस्कृति को पूर्वभूत बदल दिया हो। इतिहासकार एक संस्कृति की आड़ में इसे महान बता देते हैं। इसकी तुलना तो मुगलों से करनी चाहिए। मुगल जहां जाते थे सबसे पहले वहां की संस्कृति को तोड़ते थे। इस राजा ने भी वही काम किया। इस राजा ने भारत की मूलभूत संस्कृति श्रमण संस्कृति पर प्रहार किया और लगभग 84,000 बुद्ध स्तूप को डिस्ट्रॉय कर दिया और कई जैन टेम्पल को कन्वर्ट कर दिया। आज आपको कई बड़े बड़े टेम्पल्स देखने को मिलते हैं जिनसे बहुत सारा पैसा कमाया जाता है। वह टेम्पल्स प्राचीन काल में श्रमण संस्कृति के रहे हैं। इतिहासकारों ने वैदिक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए श्रमण संस्कृति के साथ अन्याय किया है। जहाँ भी श्रमण संस्कृति का एविडेंस मिलता है उसे दबा दिया जाता है, लेकिन वैदिक कल्चर का टीवी पर पेड प्रमोशन किया जाता है। आप राम मंदिर का मैटर देख सकते हैं, जहाँ आर्कोलॉजिकल सर्वे के दौरान 1976 में एक जैन टेराकोटा तीर्थंकर स्टेच्यू मिलता है और साल 2003 में 2 जैन तीर्थंकर की मूर्ति मिलती है। यह मैटर कहीं हाईलाइट नहीं किया गया, वरना सारा पोल खुल जाता कि यहाँ एक जैन मंदिर था। सर्वे के दौरान ना कोई भगवान राम सीता की मूर्ति मिली। हम अब अपने मुद्दे पर आते हैं कि यह राजा कौन था जिसने इतना उत्पात मचाया, लेकिन उसे एक महान राजा का दर्जा दिया गया। अगर आपको रियल हिस्ट्री को जानना है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि हम ही हैं जिनमें सही हिस्ट्री बताने का दम है, फुल प्रूफ और एविडेंस के साथ। इस राजा का नाम पुष्यमित्र शुंग था, जो कि एक ब्राह्मण था और अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त का सेनापति था। इसने अपने राजा को छल से मारा और राजा बना। 185 BC में यह राजगद्दी पर बैठता है और नए राजवंश शुंग राजवंश की स्थापना करता है। साथ ही बौद्धों की दुश्मनी पुष्यमित्र शुंग से बढ़ जाती है। शुंग साम्राज्य के शिलालेख पंजाब के जालंधर से मिलते हैं और बौद्ध ग्रंथ दिव्यदान से पता चलता है कि यह राज्य सियालकोट तक फैला था। इस समय इसके पड़ोसी राज्य का जैन राजा खारवेल था, जो कलिंग पर शासन करता था। हाथी गुम्फा शिलालेख से पता चलता है कि खारवेल ने पुष्यमित्र शुंग को हरा दिया था और कुछ हिस्से पर अधिकार स्थापित कर लिया था। पुष्यमित्र शुंग ने अपने राज्य की बढ़ोतरी के लिए विदर्भ पर आक्रमण किया और अधिकार स्थापित कर लिया और ग्रीक्स से भी भारत की रक्षा की। इसके राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। यह आक्रमणकारियों से अपने राज्य को सुरक्षित करने में सफल रहा। इसका साम्राज्य उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में बरार तक तथा पश्चिम में पंजाब से लेकर पूरब में मगध तक विस्तृत था। पुष्यमित्र ने अपने पुत्रों को साम्राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में सह शासक नियुक्त किया था। पुष्यमित्र ने साथ ही मेनेंडर को भी पराजित किया था। इसने 2 अश्वमेध यज्ञों को संपन्न कराया था। यह इन्फॉर्मेशन पतंजलि महाभाष्य से मिलती है। अश्वमेध यज्ञ वैदिक परंपरा का विक्ट्री साइन होता है। पुराण ऐसा बताते हैं कि राजा जन्मेजय के बाद यह पहला शासक था जिसने अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। यह ब्राह्मण होने के कारण श्रमण परंपरा से नफरत करता था। इसने 84,000 बुद्ध स्तूपों को डेमोलिस्ट करवाया था, ऐसा दिव्यदान और सोर्सेज से पता चलता है, और जैन मंदिरों को वैदिक टेम्पल में कन्वर्ट करवाया था। बुद्ध टेक्स्ट से पता चलता है कि जब पुष्यमित्र पाकिस्तान पहुंचा था तो साकल में अनाउंस किया था कि जो ही बुद्ध मोंग को कासिल लाएगा उसे 100 दिनार मिलेंगी। इन्हीं क्रूर परिणामों के कारण उसकी 148 BC में 36 वर्ष के शासन बाद मृत्यु हो जाती है। इस राजा की कहानी मुगल से सिमिलरिटी खाती है। आज के गोदी लोग औरंगजेब को गाली देते हैं और देना भी चाहिए, क्योंकि इसने वही किया था जो पुष्यमित्र पहले कर चुका था। पुष्यमित्र शुंग ने 84,000 बौद्ध स्तूपों को तोड़ा था, तो वहीं औरंगजेब ने 1000 मंदिरों को तोड़ा था। दोनों ही राजा एक दूसरे के कॉपी थे, इसलिए दोनों नालायक थे। मुगलों के साथ चोलों को और शुंगों को क्रिटिसाइज करना चाहिए, क्योंकि इन सब ने भी वही किया था जो बाद में मुगल्स ने किया। एंड दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। धन्यवाद।